वैसे फॉर्मेलिटी है, ऐसे कुछ होता है क्या? कैसे आप लोग? उस सर ने कुछ पढ़ाया था, गौरव सर ने? कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो पढ़ना तो था, खैर आपने पढ़ लिया होगा, जितना बचा होगा, कुछ बचा होगा तो सर को एक दिन और दे देंगे क्लास, वो पूरा कर देंगे। या चलिए कुछ नहीं। आज 8वां लेक्चर है क्या आइसोमेरिज्म का? क्या पढ़ा रहा हूं आपको मैं? कल मेरी 6 क्लास है और काफी फीस है ना, ये जल्दी खत्म हो जाए। ओके, हालांकि सबसे बड़ा चैप्टर आइसोमेरिज्म ही होता है, और आइसोमेरिज्म अगर सबसे बड़ा चैप्टर आइसोमेरिज्म होता है, उसके बाद जीओसी, फिर जो है आईयूपीएसी। चलिए ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिए थे क्या? क्या क्या पढ़ा दिया? न्यूमैन पढ़ा दिया था, सॉहर्ट्ज पढ़ा दिया था, कुछ होमवर्क भी दिया था क्या आपको? नहीं दिया था होमवर्क? मुझे दिखा दिया नोट्स, क्या पढ़ा? क्या कैलकुलेशन ऑफ जीआई वाला होमवर्क नहीं पूरा हो पाया है? वो इसमें किस लेक्चर में पढ़ाया था हम लोग? नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से पूरा तो नहीं आना चाहिए। पूरा आएगा? आइसोमेरिज्म टॉट टिल डेट, जहां तक जो पढ़ाया गया वहां तक आएगा, ठीक है? बाकी तो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा नहीं क्या? थोड़ा बहुत पूरा हम ही पढ़ाएंगे, खुद से कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तब तो एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए भाई इनको, आज आज रात को। ओके, एक्स्ट्रा क्लास आप कर लीजिए, तो इसके बाद बाकी समय जल्दी से कुछ कुछ टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप फिर प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट, प्रैक्टिस ही करना रह जाए आपके पास। एआईटीएस में हमेशा टॉप करना है आपको, याद रखिएगा। मतलब एआईटीएस में टॉप 10 में आपकी रैंक तो आनी चाहिए, कई बच्चों की कम से कम 2। हाँ, पर बेटा मेरे 2 घंटे से तुम्हारे एआईटीएस का रिजल्ट खराब नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास तुम्हारा लेक्चर खराब नहीं होगा 2 घंटे से। चलो ओके, तो चलिए हम लोग पढ़े थे कन्फर्मेशनल एनालिसिस। क्या बेटा? हाँ, ये कर सकता हूं मैं। कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसो, अच्छा अपन चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो कंप्लीट कर लेने, तो ये भी लेट हो जाएगा। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमने आपको बता दिया कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बात बता दिया था आपको, हाँ, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया था, जिसमें वेस्डेल स्ट्रक्चर क्या होता है ये बता दिया था, सॉहर्ट्ज बता दिया था, न्यूमैन भी बता दिया था। न्यूमैन भी हो गया था? हाँ, न्यूमैन बताना है, तो न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला, न्यूमैन हो गया था। अच्छा, न्यूमैन, उसमें कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था क्या हमने? न्यूमैन के बाद कुछ क्वेश्चन किया था क्या? इसमें तो लिखा है शायद, ये पुरानी नोट्स है क्या? ठीक है, न्यूमैन हो चुका था, न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला हो चुका था। अच्छा आपको बता दूं, जेई वगैरह में भी और नीट में भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए, क्या सवाल का जवाब तो आप आसानी से दे देंगे। जैसे पहला सवाल पूछा जा सकता है, फर्स्ट मैं बोलूं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पहला इनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए, इनके बीच आइसोमेरिज्म क्या होगा? इनके बीच आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बस तैयार ही आप लोग, मेरे ख्याल से इसका जवाब दे देंगे। तो पहले आप इनका अगर आईयूपीएसी नेम लिखना जानते हैं तो आराम से आप इनके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसमें ये स्टार्ट कहां से करा करें आप? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो फ्रंट एटम है यहां से स्टार्ट करिए। इस पे ध्यान से देखिएगा, एक सीएच है, साथ में एक सीएच3 है, और सीएच3 के साथ एक सीएल लगा हुआ, ये ना, ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक सीएच3 है, एक एच है और एक सीएल है, तो ये फ्रंट एटम पर एक एच है, एक सीएल, एक सीएच3 हमने लगा दिया। फ्रंट को हमने बैक एटम से जोड़ रखा है यहाँ पर, तो बैक एटम पर 2 सीएच2 है और एक सीएच3। ये 2 क्लोरोब्यूटेन का एक कंफर्मेशन है, और वो किस बॉन्ड के लॉन्ग बनाया गया है? वो यहाँ से बनाया गया, क्योंकि ये फ्रंट एटम है, ये क्या है बताओ? बैक एटम, इट्स ए 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ऐसे इसमें इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो जो फ्रंट एटम है ये कुछ नहीं है, ये आपका सीएच3 है बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ है। जो सर्कल है ये बैक एटम है, बैक एटम पर एक सीएल और 2 सीएच3 है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इनके नाम। अब कोई पूछे इनके बीच आइसोमेरिज्म, तो अगर ऐसे आइसोमेरिज्म पूछे तो आप बता देंगे चेन आइसोमर्स है। इसका पैरेंट कार्बन चेन 4 मेंबर का है, इसका पैरेंट कार्बन चेन बताओ कितने? 3 मेंबर का है। तो अगर कोई इनमें ऐसे पूछे तो चेन आइसोमर, और इसमें पूछे तो आपको फिर वैसे आपको बनाना पड़ेगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। आंसर इसमें दे आर चेन आइसोमर्स। हो सकता है आपसे में पोजीशन आइसोमर हो, फंक्शनल आइसोमर हो, चेन आइसोमर हो, कन्फर्मेशनल आइसोमर हो, तो आप जवाब दे सकते हैं, ना जवाब आप? ओके, नेक्स्ट एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, हाँ, मैं आपसे पूछूं इनके बीच कौन सा आइसोमेरिज्म, ये इनके बीच कौन सा आइसोमेरिज्म है आपसे पूछा जाए। ये आपस में स्ट्रक्चरल स्टीरियो है, और पहले तो ये आप बताइए इसमें कौन सा आइसोमर, तो आप इनका नाम लिखेंगे क्या है? बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे सी लिख दिया,
अब आइसोमर हो गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड इनके बीच कौन सा आइसोमरिज्म है। ऑप्शन ए है ए चेन, बी पोजीशन, सी कन्फर्मर, डी नो आइडेंटिकल, ई नहीं बताऊंगा, जो करना कर लो, ठीक है। तो क्या जवाब देंगे इसमें, बताओ जल्दी से। तो आप इसका तुरंत नाम लिखा करिए, है ना। नाम आप इसमें बिल्कुल आलस मत करिएगा, ऐसे सवाल अगर आ रहे हो तो गलती नहीं होना चाहिए। CH के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, जल्दी से बता दो बेटा। ये फ्रंट एटम पर ये एक H है, एक Cl है, एक CH3 है, तो एक Cl है, एक H है, एक CH3 है। जो बैक एटम है ये सर्कल है, 2 CH2 के साथ है, उस पर एक CH3 है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, 2-chloro-butane, ठीक है। अब आप इसका नाम लिखेंगे सेम मेथड से, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3C, भाई CH3 के साथ एक CH2 लगा हुआ है, ये फ्रंट एटम, और फिर बैक एटम जो ये गोला वाला ये बैक एटम है, इस गोले के बाउंड्री लाइन पे अटैच एक H है, एक Cl है, एक CH3 है, एक CH है, एक Cl है, एक CH3 है, इसका भी नाम 2-chloro-butane है। तो नाम तो इनका सेम है, ये चेन और पोजीशन तो होने से नहीं रहा, लेकिन क्या इनमें प्रॉपर्टी भी एक्जैक्टली सेम है। दिल कहता है कि प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम है या कुछ अंतर है, क्या अंतर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल क्रॉस है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी अलग लेवल की होगी, इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा, इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा, या ये CH3 और CH3 के बीच में रिपल्शन अलग टाइप का होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 CH3 अलग टाइप के हैं, ये Cl अलग टाइप का, तो प्रॉपर्टी में अंतर तो होगा। ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पर CH3 और Cl पास है, यहाँ पर 2 CH3 पास है, तो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होगा, और अंतर है तो आइसोमर्स है। आइसोमर्स है तो कौन से आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल नहीं होंगे, या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। दिया कौन सा आइसोमर है बताओ, कन्फर्मेशनल। ये आइडेंटिकल नहीं है, अगर सब कुछ सेम हो जाता तो आइडेंटिकल हो जाता। हेलो, आया समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़े, ठीक है। एक सवाल हमसे और पूछा गया है, वैसे इसका जवाब आपको पता होगा, नहीं IUPAC नेम सेम हो जाए, उनका IUPAC नेम सेम हो जाए और प्रॉपर्टी में भी अंतर होना चाहिए। ये एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म है, हाँ, वो आपस में सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर Cl कर दिया और यहाँ पर Cl या CH3 कर दिया, यहाँ पर Cl CH3 कर दिया, ये एक जैसा कर दिया, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। और अगर ये डिफरेंट कर दिया तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी ना यहाँ पर। तो अब आइसोमर अगर देखो IUPAC नेम सेम है तो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, अगर IUPAC नेम सेम है तो क्या नहीं होगा, स्ट्रक्चरल तो नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, स्टीरियो हो सकता है। स्टीरियो में कौन कौन से ऑप्शन है, एक ज्योमेट्रिकल है, एक कन्फर्मेशनल है और एक ऑप्टिकल है। तो अभी हम ऑप्टिकल तो पढ़े नहीं है, तो अब ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशनल में ज्योमेट्रिकल हो नहीं सकता क्योंकि ये रूम टेंपरेचर पे एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो कौन सा आइसोमर होगा बताओ, कन्फर्मेशनल आइसोमर। अगर IUPAC नेम में अंतर हो गया होता तो फिर ये स्ट्रक्चरल में से कोई होता, या चेन होता, या पोजीशन, या कुछ और हो सकता है। परंतु IUPAC नेम सेम होने के बावजूद अंतर क्या है, यहाँ पर रिपल्शन अलग लेवल का, यहाँ पर CH3 और Cl का रिपल्शन है, यहाँ पे 2 CH3 CH3 का रिपल्शन है, तो ये अलग लेवल के रिपल्शन की वजह से प्रॉपर्टी में अंतर होगा, तब तो आइसोमर है। कौन सा आइसोमर हो गया, स्टीरियो। आ सकता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आ सकता है, आइडेंटिकल आएगा, आएगा आइडेंटिकल, अब हम देखेंगे। चल हाँ, ऑप्टिकल भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने ऑप्टिकल ऑप्शन नहीं दिया है। क्या लिखा हमने, सिर्फ कन्फर्मेशन लिखा। क्या चीज, हाँ देखो, अगर न्यूमन प्रोडिक्शन नहीं होता, इसमें इसकी दिशा सेम दी गई होती, तब इसके टाइटल कार्बन से डिसाइड करते, वो आगे ऑप्टिकल हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक का कन्फिगरेशन हो सकता है R हो तो दूसरे का क्या हो जाए S, तो फिर लेकिन एक्जैक्टली स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, या तो बेस या तो 2D फॉर्म में होना चाहिए। आगे बढ़े, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। देखो IUPAC नेम सेम हो जाए तो स्टीरियो में आ जाएंगे, स्टीरियो में कुछ अंतर हो तो स्टीरियो होगा, उसी में डिसाइड करेंगे, और उसमें या कन्फर्मेशनल होगा या ज्योमेट्रिकल, या तो क्या होगा, ऑप्टिकल। ओके, अगला नेक्स्ट, अब हम बात करें आइसोमेरिज्म। हाँ, एक सवाल और आपके एग्जाम में आता है, खैर सवाल को पूछने का कोई मतलब नहीं है, एक बार जेई में पूछा गया था तो मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं ताकि आप ऐसे सवालों से परिचित रहें। ये ऐसे सवाल भी हमारे एग्जाम में आएंगे तो हमें लट रहे। एक सवाल ये है जिसमें यहाँ पर H लिखा है, या X लिखा है, या Y लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा है कि इफ इज ए न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, is a Newman prediction formula of butane, then what would be possibility of X and Y? ऑप्शन ए, S के स्थान पे हाइड्रोजन, बातें नहीं बेटा, S के स्थान पे हाइड्रोजन, Y के स्थान पे हाइड्रोजन हो। ऑप्शन 2, X के स्थान पे हाइड्रोजन, Y के स्थान पे C2H5 हो। ऑप्शन 3, X के स्थान पे C2H5, Y के स्थान पे हाइड्रोजन हो। ऑप्शन 4, X के स्थान पे CH3, Y के स्थान पे भी CH3 हो। ऑप्शन डी क्या होगा, बता दिया आप लोगों ने, X के स्थान पे मिथाइल, Y के स्थान पे इथाइल। आया समझ में। तो ये जेई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया सवाल था, जेई एडवांस का था, 2014-15 के आसपास पूछा गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आसान, तो सबको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्या होगा, 2 3 4। कहां से किया आपने, इनको ओपन कर लिया, इसको करने का तरीका ये हो गया। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता दे, सबको आ गया ना। ये जो फ्रंट एटम है, ये X फ्रंट एटम CH2 से जुड़ा है, फिर बैक एटम पर CH2 और Y है। तो एक बार आप X के स्थान पे यहाँ पर H रखेंगे, Y के स्थान पे H, तो ये हो जाएगा इथेन, मतलब ये इथेन बन जाएगा, अर्थात ये नहीं हो सकता। ऐसे आप X और Y के स्थान पर रखेंगे, तो ये X और Y के स्थान पर रखने पे आंसर आएगा क्या, ये 2 3 4, ठीक है। अगर आप इसको रखेंगे तो ये पेंटेन आ जाएगा, किसका आ जाएगा बताओ, पेंटेन, पक्का। तो चलिए इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे कर लेंगे, पक्का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन, सॉरी टाइप मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, आपने पढ़ लिया। अगला है टर्म्स यूज्ड। टर्म्स यूज्ड, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, जैसे आपको पता है बॉन्ड एंगल तो आप जानते हैं, बोलो बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ सेम एटम, तो हम उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। और इसे कैसे डिसाइड करते हैं, किसी एटम का हाइब्रिडेशन अगर sp होता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो कितने एंगल पर होते हैं, होने चाहिए 180 डिग्री पर। और किसी एटम का हाइब्रिडेशन अगर sp2 होता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 120 डिग्री पर होने चाहिए, आप जानते हैं। सेम अगर किसी बॉन्ड का हाइब्रिडेशन अगर sp3 होता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो कहां होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। फिर भी कोई लोन पेयर वगैरह आता है कहीं पे, क्या आता है लोन पेयर, ये बॉन्ड में चेंजेस आते हैं, ये वेस्पर थ्योरी द्वारा हम डिसाइड करते हैं, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो आपको पता। नेक्स्ट आपको पता होगा एंगल स्ट्रिंग, कोई भी बॉन्ड को रहना चाहिए 180 डिग्री पे। आप किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपने उस बॉन्ड को 90 डिग्री पे मोड़ दिया,
तो बॉन्ड को आप पोजीशन चेंज किया ना आपने, तो किसी एक बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से जो उस पे एंगल क्रिएट जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, उस स्ट्रेन को क्या कहते हैं बताओ? एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू डेविएशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू चेंज ऑफ बॉन्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। लिखेंगे क्या इसको? लिखिए स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू चेंज strain created due to change of bond from its original position, strain created due to change of bond from its original position is known as, क्या कहेंगे? एंगल स्ट्रेन। कैसे निकालेंगे एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन निकालने का मतलब थीटा रियल माइनस थीटा एक्सपेक्टेड माइनस थीटा रियल डिवाइडेड बाई 2, या इसमें डिफरेंस निकालेंगे, मॉड लगा देंगे, थीटा या डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमने 2 क्यों किया भाई? आपने मान लिया ये बॉन्ड 180 पे था, इसको आप 90 पे ला दिए, तो एक बॉन्ड को कितना चेंज किया आपने? 45 भी चेंज किया ना, दोनों बॉन्ड को चेंज किया 90 डिग्री, एक बॉन्ड के चेंज कितना किया? 45। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे इसका एंगल स्ट्रेन निकालो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इनके एंगल स्ट्रेन आपको निकालने हैं, एंगल स्ट्रेन। तो मेरे ख्याल से आप निकाल देंगे। इसका हार्ड क्या है? sp3। इनके सभी कार्बन का हार्ड क्या है बताओ? sp3। बॉन्ड कितने पे होने चाहिए थे बताओ इनके? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड कितने पे है बताओ? ये है, ये एंगल कितने का है? ये 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एंगल कितना है जल्दी से बता दो? 49 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कितना आएगा? ये एंगल होना कितने पे चाहिए बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस है कितने पर? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है ना, डिवाइडेड बाई 2। ये बताओ ये कितना होता है? एंगल स्ट्रेन निकालो जल्दी से। बोलो 109, ये एंगल कितने का थीटा? बोलो 72। गलत। कोई एक पॉइंट जो होता है, इसके चारों तरफ का जो बॉन्ड एंगल होता है 360 डिग्री होता है। इसको जब हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट होता है इसका एंगल 72 डिग्री होता है। मतलब हम पेंटागन का जो सेंटर है, ये पेंटागन का सेंटर, इस सेंटर से सारे लाइन को मिलाओ तो ये वाला एंगल 72 डिग्री है। हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये 108 डिग्री का होता है। जल्दी ना करें, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें गलती ना करें, जो आता है उसमें जल्दबाजी ना करें। ये 108 डिग्री का होता है, जानते हैं ना आप लोग? तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एंड क्या आएगा? 1 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर लगभग 1 डिग्री का तनाव है, आधा डिग्री का तनाव हो, यहाँ पे लगभग 19 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई 2 होगा। नहीं, यहाँ पे ये साइन आप मॉड लगा दीजिएगा, या इसमें यहाँ पर ये डिफरेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है यहाँ पर? डिफरेंस। हमें इसके साइन को नहीं देखना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। आया समझ में आपको? तो जिसमें जितना एंगल स्ट्रेन होता है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही क्या होती है? कम। अगर हमसे पूछे इनकी रिएक्टिविटी की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे स्टेबल कौन होगा? साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, और सबसे कम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इतना कम स्टेबल होता है कि पाई बॉन्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब इसमें ब्रोमीन वगैरह डालते हैं ना, तो जैसे वो पाई बॉन्ड से रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। साइक्लोप्रोपेन इज हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, और सबसे कम रिएक्टिव साइक्लोपेंटेन होता है। पक्का? चलें, ये एंगल स्ट्रेन आपको पता था। नेक्स्ट स्ट्रेन, अब जो साइक्लोहेक्सेन होता है, अगर साइक्लोहेक्सेन में सारे सिग्मा बॉन्ड है तो ये साइक्लोहेक्सेन इस रूप में नहीं रहता, ये तनाव की वजह से चेयर और बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके सारे एंगल 109 डिग्री पे ही पहुंच जाते हैं, इसलिए 0 डिग्री हो जाता है। अब अगर इसमें देखते हैं, अगर साइक्लोहेक्सेन इस रूप में रहता है तो यहाँ पर तनाव इससे ज्यादा हो जाता है, ये 120 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन वो प्लेनर होता नहीं, इसलिए मैंने साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल नहीं लिया। समझ में आ गया? हमने जानबूझ के एग्जांपल नहीं लिया, इसकी बात हम कहां करेंगे? आगे। नेक्स्ट अगला है डाइहेड्रल एंगल। व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? थीटा डीएच। ओके, किसी भी बॉन्ड के बीच का जो रियल एंगल होता है उसको हम रियल एंगल ही बोलते हैं, ठीक है, एंगल ही बोलते हैं। लेकिन बॉन्ड जिस प्लेन में है, बॉन्ड के जहां पर वहां दीवार खड़ी कर दो, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे बताओ? डाइहेड्रल एंगल। जैसे CH4 की बात करें, ये CH4 पेन दे देना मुझे, पेन, 3 पेन, बस हो गया मेरे पास। CH4 मीथेन, मीथेन में ये जो बॉन्ड है, इनके बीच जो रियल एंगल है वो 109 डिग्री का है, ठीक है। इसको रियल एंगल पे अगर हम लिखेंगे तो ये बॉन्ड बाहर की तरफ आएंगे, ऐसे थोड़ा उभे होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे ना, या अगर अंदर करेंगे तो बोर्ड के अंदर चले जाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन ये जिस प्लेन में है उस प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं बताओ? डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। ये किस प्लेन में है? यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दिया अपना, इस प्लेन बताने के लिए सीधा सीधा बॉन्ड को सीधा कर दीजिए, जो झुका हुआ बॉन्ड उसे क्या कर दिया बताओ? सीधा। इसको सीधा करेंगे तो प्लेन पता चलेगा। बताइए प्लेन कितने पे आ गई? बोलो कितने पे? ये 120 पे आ गई। तो जो CH4 के कार्बन CH बॉन्ड है उनके बीच का रियल एंगल 109 डिग्री है, पर डाइहेड्रल एंगल 120 डिग्री है। आया समझ में आपको? तो डाइहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ टू बॉन्ड्स। इट्स एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ टू बॉन्ड्स। इट्स एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ टू बॉन्ड्स। ओके, जो सॉहर स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्ड रियल एंगल पे लिखे जाते हैं, और जो न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला होता है वहां पर बॉन्ड डाइहेड्रल एंगल पे लिखे जाते हैं। अच्छा, डाइहेड्रल एंगल आपको पता करना है तो कहां से पता कर लो बताओ? न्यूमैन स्ट्रक्चर से। कहां से पता कर लो बेटा? न्यूमैन स्ट्रक्चर से डाइहेड्रल एंगल बता सकते हैं। तो इन न्यूमैन स्ट्रक्चर बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड एट डाइहेड्रल एंगल। न्यूमैन स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कहां रिप्रेजेंट होते हैं बताओ? डाइहेड्रल एंगल पर। जैसे मैं क्वेश्चन एक सवाल करूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक सवाल करूं कि 1 कार्बन का जो C1 ये 1 कार्बन का CCl बॉन्ड है और 2 कार्बन का CI बॉन्ड है, इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? आपको वही बताना हो तो डाइहेड्रल एंगल बिटवीन दीस बॉन्ड, तो कैसे बताएंगे? आप इनको न्यूमैन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, डाइहेड्रल एंगल पता चल जाएगा। आया समझ में आपको? कैसे बताएंगे? देखो, ये फ्रंट एटम है, एक को फ्रंट एटम बना दिया, इस पे Y दिख रहा है या उल्टा Y दिख रहा है? क्या दिख रहा है? Y दिख रहा है, Y टाइप नजर आ रहा है। बोलो, एक Y बना दिया यहाँ पर, फ्रंट एटम पे Y बना दिया। बैक एटम पे क्या दिख रहा है बता दीजिए?
ये बैक एटम पर एक उल्टा वाई नजर आ रहा है, तो हमने एक उल्टा वाई बना दिया। जो ग्रुप जहां पर रख दें, फ्रंट एटम पर ये ग्रुप Cl यहां पर है, हाइड्रोजन राइट साइड है और एक हाइड्रोजन नीचे है। बैक एटम पर क्या है बेटा, आयोडीन यहां पर है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर नहीं। अब देखिएगा ये पूरा एंगल, ये यहां से लेके यहां तक एंगल 120 डिग्री, ये यहां से लेके यहां तक एंगल 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, और ये आई ठीक इसके बीच में दिख रहा है, तो कितना होगा बता 60। तो अगर कोई पूछे ये थीटा DH बिटवीन C1Cl एंड C2 I बॉन्ड, आंसर 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो आंसर क्या होगा बताओ 60 डिग्री। आया समझ में आपको, पक्का? तो चलो आप आसपास के बॉन्ड के प्लेन के भी एंगल को बता सकते हैं, डायहेड्रल एंगल। मतलब डायहेड्रल एंगल क्या है, प्लेन के बीच का एंगल है, जो दो बॉन्ड है उनका प्लेन बना दो, दीवार बना दो, उस पर जो एंगल आएगा उसे क्या कहेंगे, उसको बताने का आसान तरीका, दिमाग मत लगाओ, न्यूमैन स्ट्रक्चर बना के आंसर निकाल दो, खत्म कहानी। तो डायहेड्रल एंगल कैन बी इजीली डिसाइडेड फ्रॉम न्यूमैन स्ट्रक्चर। तो ये डायहेड्रल एंगल हो गया। नेक्स्ट वॉन डेर वाल स्ट्रिंग, वॉन डेर वाल स्ट्रिंग, व्हाट इज वॉन डेर वाल स्ट्रिंग? कभी भी याद रखिएगा, पास पास दो एटम जो प्रेजेंट है, ये ए और ए डैश, ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, इनके रिपल्सन से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, ये रिपेल कर रहे हैं, इनके रिपल्सन से यहां पर स्ट्रेन क्रिएट होगा, ये जो स्ट्रेन क्रिएट होगा इसका नाम क्या होगा बताओ, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। नहीं आया समझ में? व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन बताओ। स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप प्रेजेंट एंड पड़ोसी एटम, समझ में आ गया? पड़ोसी एटम पर उपस्थित जो एटम या ग्रुप है उनके बीच में रिपल्सन से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा उसे क्या कहेंगे बताओ, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू रिपल्सन क्रिएटेड बिटवीन एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। लिखाऊं या समझ गए आप लोग? ये फोटो दिख के दिख रहा है, ये दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं एक दूसरे से, रिपेल कर रहे हैं, यहां स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, उसी स्ट्रेन का नाम क्या है बताओ, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन? टॉर्सनल स्ट्रेन, ओके ओके। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जो पड़ोसी एटम होते हैं ना, ये इनके ग्रुप तो रिपेल करते हैं, इनके बॉन्ड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपल्शन। इस रिपल्शन से जो स्ट्रेन होगा उस स्ट्रेन को क्या कहेंगे बताओ, टॉर्सनल स्ट्रेन। डिफिनेशन क्या होगी, स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ पड़ोसी एटम, स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एडजेसेंट एटम। हेलो, आ रहा समझ में? तो बढ़ जाओ आगे। तो ये करीब 4 प्रकार के स्ट्रेन हो गए, एक एंगल स्ट्रेन, एक वॉन डेर वाल स्ट्रेन, एक टॉर्सनल स्ट्रेन, और कौन सा चौथा कौन सा? वो तो है कुछ स्ट्रेन ही है ना। तो स्ट्रेन 3 ही प्रकार का हुआ, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन और क्या हो गया, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। पक्का? आपके एग्जाम में एक सवाल आया था या 2021 के नीट के पेपर में, इजाजत हो तो एक सवाल पेश करूंगा आपके सामने, देखिए आप लोग किया था, इजाजत है? हाँ, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या था, पर उस सवाल से कुछ मिलता जुलता सवाल मैं लिखा। काफी आप लोग तेज हैं, होशियार है ना, लेकिन पढ़ाई लिखाई में नहीं, बातों में काफी तेज है ना। सर आप बेइज्जती खराब कर रहे हैं आप हमारी, है ना? हमने मेंटेन किया है। अच्छा, इज्जत आजकल किसकी होती है मुझे समझ में नहीं आता। तो जो कुछ हम मेंटेन करते हैं बेइज्जती ही तो मेंटेन करते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं न्यूमैन के, आपको बताना है इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ऑर्डर। खैर आप बता देंगे, बहुत तेज आप लोग। टॉर्सनल स्ट्रेन ऑर्डर सबसे अधिक आर में, फिर बोलो आर के बाद पी। ये तो यार सुनो, कई बातें हो गई, रुक जाओ मैं समझ। हाँ, आर के बाद क्या लिखे एस, उसके बाद यही था, बोलो आप सहमत, अकेले नहीं बाकी सब सहमत? क्यों बताइए आपका क्या विचार? हाँ, आर के बाद पी आएगा, ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लिख देता हूं, आर फिर बोलो पी फिर एस, हाँ एस क्यू, ओके। और बताएं हाँ कौन सा आंसर करेक्ट है? ए करेक्ट है, बोथ करेक्ट, सी बोथ आर डी नन। कौन सा करेक्ट है? बी। कितने लोग ए के साथ हाथ उठाएं? कितने लोग बी के साथ हाथ उठाएं? ओके, बी के साथ ज्यादा लोग हैं। अच्छा, कितने लोग सी के साथ हाथ उठाएं? डी के साथ? आप बताएं क्यों भैया? मतलब दोनों तो है क्या? आप बताएं आपने क्यों हाथ उठाया? हाँ, भीड़ में चलने की आदत नहीं है, चलेंगे अकेले चाहे कुछ भी हो हमें। ओके, तो इसमें याद रखना टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर होता है, ये नीट 2021 के पेपर में है, ऐसे क्वेश्चन है। इसमें याद रखना आर और एस का बराबर होता है, और लेकिन ज्यादा होता है दोनों का पी और क्यू से, पी और क्यू का आपस में बराबर होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन इन दोनों के बराबर है और टॉर्सनल स्ट्रेन इन दोनों के बराबर है, परंतु यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, बाकी लोग अभी नहीं, बताओ क्यों? रुक जाओ। हाँ, और हम ग्रुप को देख रहे हैं। एक्चुअली आप क्या देख रहे हैं, आप ये जो आंसर लिख रहे हैं वो क्लोरीन को ध्यान में रखे हुए, और जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है वो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होता है, उससे स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर इन सबके ग्रुप को इग्नोर कर दें, अगर इनके सबके ग्रुप को इग्नोर कर दें, अरे हमने कहा जो ग्रुप के बीच का रिपल्सन हो तो वॉन डेर वाल स्ट्रेन होता है। बॉन्ड जो रिपेल करते हैं, यहाँ बॉन्ड तो बराबर दूरी पे है, तो इन दोनों के रिपल्सन आपस में सेम होंगे, और इन दोनों के रिपल्सन आपस में सेम होंगे, परंतु यहाँ पर बॉन्ड एकदम क्लोज है, तो यहाँ के रिपल्सन क्या होंगे बताओ? आप बताओ, क्या हमने कुछ नया किया? ये डिफिनेशन जो लिखा उसी में तो है सब। डिफिनेशन एक्चुअली क्या है ना, आप दिल से काम करते हैं।
और अक्सर दिल से काम करने में धोखा खाते हैं आप लोग, है ना। कभी दिल से काम मत करें, दिमाग से काम करें, ठीक है। हमेशा दिमाग से पहले सोचें, देन थोड़ा बहुत दिल से भी सोचने कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, बट डिसीजन दिमाग से लें। चले, ये बात समझ में आ गई? आंसर एक भी नहीं, आंसर ये होता तो ये होता ना प्लीज। तो दो बच्चों ने सही बताया, एक उसने अच्छा, तो इनका तालियों से स्वागत किया जाए, ओके। लेकिन सब तो ताली से बजा रहे हैं, कुछ बच्चों को मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो ताली बजाते वक्त हाथ बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, वो ध्यान देना, मतलब ताली बजाते वक्त ध्यान रखें। माना 2-4 पैसे मिल सकते हैं इस तरह, पर ऐसी प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, ओके, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को? अच्छा, ये सवाल टॉर्सनल स्ट्रेन वाला समझ में आ गया। अच्छा, अगर वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन होता तो फिर क्लोरीन के बीच और उसके बीच का रिपल्शन हम देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम जब कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे तो दुनिया में कितने टाइप के कन्फर्मेशंस बनते हैं, उनका नाम कैसे देते हैं, तो नेम ऑफ कन्फर्मेशंस या टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस। वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन ऑर्डर ये अलग हो जाएगा। वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन सबसे अधिक यहां होगा, यहां, क्योंकि ये बड़े, उसके बाद यहां होगा, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन पास यहां दो बड़े ग्रुप है, यहां एक बड़ा एक छोटा है, उसके बाद ये होगा गॉच, उसके बाद ये होगा ए क्या, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन सबसे अधिक यहां होगा, यहां आर, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू। समझ, आपने वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन का आंसर दिया था और हमने आपसे पूछा था टॉर्सनल स्ट्रेन। हाँ हाँ, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन का फर्स्ट वाला होगा क्या, यहां पर एक तरफ क्लोरीन के बल्कि है, एक तरफ छोटा ग्रुप, इधर देखो, और यहां पर एक तरफ बल्कि है और एक तरफ छोटे ग्रुप। अब ग्रुप को साइज बना के अंदाजा लगाओ ना, आप बताओ क्या, एस और पी में ये तो ये बिल्कुल करीब है, ये नजदीक है और वो दूर है, इनके बीच में एरियल डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ एरियल डिस्टेंस क्या है, कम, जिसकी वजह से चलो नहीं ऐसा नहीं, सबकी फीलिंग होती है वो, लेट्स डिस्कस, ओके, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये आपको सब आता था, सिर्फ ये नहीं आता था, ये भी आपको आता था पर आपको पढ़ना नहीं आता। जो आप डिफिनेशन लिखते हो ना, उस डिफिनेशन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान होता है। वो जो एक लाइन की डिफिनेशन होती है, वो एक प्रकार से फार्मूला भी है, कंसेप्ट भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। तो डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड नेमिंग ऑफ कन्फर्मेशंस। ओके, मैं आपको बताऊं, कुल किसी भी मॉलिक्यूल में जो कन्फर्मेशन पाए जाते हैं, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स आपको पता होगा, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जानते हैं, सब एक ही लाइन में आ जाए, मतलब यूं समझो फ्रंट एटम का जो बॉन्ड है और बैक एटम के बॉन्ड सेम लाइन में नजर आए, एकदम सेम लाइन, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये सब इक्लिप्स, ये इक्लिप्स है। अच्छा, मान लिया कहीं पर जैसे हमने ये लिखा, ये दोनों इक्लिप्स कहलाएंगे, जहां पर बॉन्ड के बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 है ना, थीटा डीएच बिटवीन बॉन्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा डाइहेड्रल जो है वो 0 डिग्री, मतलब फ्रंट एटम का बॉन्ड पीछे बॉन्ड को छिपा रहा हो, फ्रंट एटम के बॉन्ड का प्लेन और बैक एटम के बॉन्ड का प्लेन 0 डिग्री पे, उन दोनों को इक्लिप्स कहा जाता है। तो किसी में अगर दो इक्लिप्स हो, तो अगर कहीं पर ज्यादातर ग्रुप नजदीक हो, इक्लिप्स हो, तो उसे थोड़ा ज्यादा इक्लिप्स बोल देंगे, और जहां पर डिफरेंट ग्रुप नजदीक हो उसे थोड़ा कम इक्लिप्स बोल देंगे। तो ये है थोड़ा ज्यादा इक्लिप्स, ये है थोड़ा कम इक्लिप्स। तो ऐसे बोल सकते हैं ये फुल इक्लिप्स, और ऐसे बोल सकते हैं आप पार्शियल इक्लिप्स। या अगर आपने इसको इक्लिप्स बोला तो इसे पार्शियल इक्लिप्स कह सकते हैं। जब दो इक्लिप्स कहीं दिखे तो वहां पर ये नाम का प्रयोग किया जा सकता है, इक्लिप्स एंड फुल्ली एंड पार्शियल। नेक्स्ट, व्हाट स्टैगर्ड, जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं स्टैगर्ड जो होता है, या इसे एंटी भी कहते हैं, या इसे ट्रांसफाइड भी कहा जाता है। ट्रांस जैसा फीलिंग किसकी जैसी है, थोड़ी थोड़ी ट्रांस टाइप की फीलिंग आती है, जैसे फ्रंट एटम। यहां पर हम ग्रुप को देख के बताते हैं, यहां पर बॉन्ड जो होते हैं वो 60 डिग्री पे होते हैं, थीटा डीएच, फ्रंट एटम का बॉन्ड और बैक एटम के बॉन्ड 60 डिग्री पे होते हैं। पर ग्रुप को देख करके हम जो है स्टैगर्ड का प्रयोग करेंगे। फ्रंट एटम पर एक बाहरी विदेशी ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ के, और बैक एटम पर एक बाहरी ग्रुप अगर अपोजिट नजर आ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, एंटी या ट्रांस। या यूं समझो, मतलब वहां पर ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर, बॉन्ड भी मैक्सिमम दूरी पर हो और ग्रुप भी मैक्सिमम दूरी पर हो। यहां पर थीटा डीएच जो होता है ये 60 डिग्री होता है। डायहेड्रल एंगल बिटवीन फ्रंट एटम बॉन्ड एंड बैक एटम बॉन्ड इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, पक्का। नेक्स्ट होता है गॉच। गॉच, गॉच और स्टैगर्ड में काफी समानता होती है। गॉच में भी जो बॉन्ड होता है थीटा डीएच ये 60 डिग्री पे ही होता है, पर यहां पर ग्रुप है उसकी वजह से ये चेंज होता है। जैसे फ्रंट एटम पर एक बाहरी विदेशी ग्रुप है और बैक एटम का विदेशी ग्रुप उसी के 60 डिग्री पे हो, इसे गॉच कंडीशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ, गॉच। अच्छा, गॉच हर जगह नहीं होता, गॉच हर मॉलिक्यूल में होगा जरूरी नहीं। गॉच होने की शर्त ये होती है कि फ्रंट एटम पर कम से कम एक बाहरी ग्रुप हो और बैक एटम पर एक बाहरी मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप हो। अर्थात यहां कह सकते हैं गॉच तभी होगा, याद रखना, जब ए और ए डैश दोनों, ये ए और ए डैश दोनों के स्थान पे हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो, हाइड्रोजन के भाई भी हो, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो भी हम उसे गॉच कह सकते हैं, बस हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किसी भी जगह हाइड्रोजन हो गया, अगर मान लिया या तो ए की जगह या ए डैश की जगह या बोथ, दोनों जगह अगर हाइड्रोजन हो गया तो उसे हम गॉच नहीं कहेंगे, उसका नाम गॉच नहीं होगा, उसे बोलेंगे स्टैगर्ड। ऐसा समझना आपको। तो गॉच होने की शर्त है फ्रंट एटम पर एक बाहरी ग्रुप हो और बैक एटम पर क्या हो बेटा, एक बाहरी ग्रुप हो। जैसे मैं क्वेश्चन करूं, चलो ठीक है, अब बाद में क्वेश्चन करते हैं, कर ही लेते हैं क्वेश्चन। खैर आपको आता है, इसमें क्या पूछूं मैं, काफी कुछ तो आप जानते हैं, थोड़े थोड़े जो नहीं जानते मुझे उतने बताना। मैं सोचूं कैसे करूं कि वो जो चीजें जानते हैं मुझे ना बताना पड़े, और जो आप जानते हैं नहीं जानते मैं बता दूं। हाँ, नहाए धोए तो लगते हैं आप लोग, यार काफी है ना। अच्छा, नहीं नहाते, अच्छा ठीक है, हम बताएंगे सारी बातें, जो आप जानते हैं वहां थोड़ी तेज सुनने कर लेंगे और जो नहीं जानते वहां थोड़ी स्पीड घटा लेंगे। क्वेश्चन,
मैं चाहता हूं कि जल्दी से कोर्स फिनिश करके प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वैसे ऑर्गेनिक में एक भी सवाल गलत नहीं होगा तो गारंटी मेरी, और सारे सवाल नोट्स के होंगे भी गारंटी ये है। और पिछले 15-16 साल में नोट्स आए तो अभी भी आएंगे, पिछले 5 साल की पुरानी नोट्स देखेंगे तो भी आ जाएंगे नोट्स, लेकिन उसमें थोड़े ज्यादा लेंदी, अभी थोड़ा कम करेंगे। ओके, गिव नेम ऑफ फॉलोइंग कंफर्मेशन, इनके नाम आपको देने हैं। सारे क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। क्या हुआ? नो, तो जरा सा बता दें एक बार, दो सब्जेक्ट पहले को क्या बोले, क्या है स्टैगर या एंटी, इसको क्या बोले? अच्छा, ये भी स्टैगर या एंटी ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो पीछे वाला आइटम है वहां पर 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब किसी भी कार्बन में मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन होंगे तभी गॉच कहलाएगा। हाइड्रोजन के अलावा एक भारी ग्रुप होना चाहिए। ये क्या होगा बताओ? ये भी स्टैगर या एंटी, ये गॉच है, ये मिथाइल 60 डिग्री पे है, गॉच है। ये क्या होगा? एंटी या स्टैगर। ये इक्लिप्स, ये होगा स्टैगर या एंटी, ये फुली। तो ये नाम हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है कंफर्मेशन के नाम आपको देना आ गया। तो 0 डिग्री पे मिलते हैं इक्लिप्स, जब बॉन्ड 0 डिग्री पे होता है तो मिलता है इक्लिप्स, जब बॉन्ड 60 डिग्री पे होता है तो मिलता है स्टैगर या गॉच। बॉन्ड, मैंने बॉन्ड बोला, बॉन्ड 60 डिग्री पे होते क्या मिलते हैं? स्टैगर और गॉच। पक्का? अच्छा, 0 डिग्री पे इक्लिप्स, 60 डिग्री पे स्टैगर या गॉच। तो जो बीच में होंगे, जैसे बॉन्ड 1 डिग्री पे हो, 1.5 डिग्री पे हो, 1.25 डिग्री पे हो, 2 डिग्री पे हो, 2.25 डिग्री पे हो, 2.5 डिग्री पे हो, 5 डिग्री पे हो, 40, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म बनते हैं उनको स्क्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? स्क्यू। तो अगला कंफर्मेशन हो गया स्क्यू। इसमें हम ग्रुप को नहीं देखेंगे। किसको नहीं देखेंगे? ग्रुप। हमें सिर्फ किसको देखना है? बॉन्ड को। ये बॉन्ड थीटा, ये थीटा डीएच, ना तो 0 डिग्री हो ना ही क्या हो बताओ, बस। इनके अलावा जितने एंगल्स होंगे सबका नाम क्या होगा बताओ? स्क्यू। और स्क्यू की संख्या हमेशा क्या होती है बताओ? इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। किसी भी मॉलिक्यूल में स्क्यू की संख्या हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट। इसको हम बना नहीं सकते इतनी संख्या में। कितने डिग्री पे बनाओगे आप? 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 1.5 डिग्री पे, सभी तो क्या बनेंगे? स्क्यू। ओके, तो आपको ये कंफर्मेशन हो गया। नाम अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंफर्मेशनल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सबसे स्टेबल कंफर्मेशन होगा और सबसे अनस्टेबल कंफर्मेशन होगा, उनके बीच इंटरनल एनर्जी का जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं? कंफर्मेशनल एनर्जी। लिखा दूं क्या? कंफर्मेशनल एनर्जी। कंफर्मेशनल एनर्जी मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मर माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। बस। तो हर मॉलिक्यूल का जो सबसे, हर मॉलिक्यूल मीथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, हर मॉलिक्यूल का एक सबसे अनस्टेबल कंफर्मेशन होता है, एक सबसे स्टेबल। तो उनके बीच एनर्जी का गैप क्या कहलाएगा बताओ? उस मॉलिक्यूल का कंफर्मेशनल एनर्जी। पक्का? अब हम पढ़ेंगे कंफर्मेशंस ऑफ ईथेन। हेडिंग डालो, ईथेन के कंफर्मेशंस। अब देखो, अगर हम ईथेन कि हम कुछ सवाल पूछे आपसे तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आप दे देंगे ओनली। पेन देना बेटा। अब जो आगे बैठा है उसे पेन तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उसे, है ना? 2-3 पेन और। कुछ बच्चे क्या हुआ, बेचने पर पेन तो कहां पैसा मिलता है? ये पेन बेचने पर पैसा तब मिलेगा जब ये पेन हम इसे रख लें और आप देश के जो है या विदेश के सबसे नंबर 1 डॉक्टर बन जाए, तो बोलेंगे इस डॉक्टर का पेन मेरे पास रखा हुआ, फिर मैं इसे 1-2 करोड़ में बेच सकता हूं। ये इसी पेन से उसने तैयारी किया था और इसी पेन से उसने मुंह में जो है चबाया था। अच्छा, हम अनकॉन्शियस होते हैं तो अक्सर क्या होता है? पेन अक्सर मुंह में पड़ी रहती है और हम सोचते रहते हैं ना, नहीं रहता? चलिए मैं आपको बताऊंगा, फोटो खींच के दिखाऊंगा अभी तुरंत, है ना? मेरा एक कैमरे के सामने बोलो, नहीं बोलूंगा बनाए। ओके, अगर इथेन के स्ट्रक्चर को बनाए, ये ऐसे बनाया है ना, ये इथेन के स्ट्रक्चर है ना, एक ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर बन गया जिसमें बॉन्ड डिक्लाइन, ये तीनों कार्बन के हाइड्रोजन हैं, ये कार्बन के बीच में ना। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा कि अगर इथेन का एक कार्बन रुका है एक घूमे तो कुल कितने कंफर्मेशन बन सकते हैं? ठीक है, तो जब 0 डिग्री पर इक्लिप्स बनेगा, फिर 1 डिग्री पर, 1.5 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, इसकी संख्या तो इनफाइनाइट है। फिर जैसे ये सामने वाला बॉन्ड पीछे वाला बॉन्ड 60 डिग्री पे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? स्टैगर। फिर 60 से 61 होगा, मतलब उधर से कम होगा, स्क्यू आ जाएगा। फिर वापस 120 पे पहुंच जाएगा, डायहेड्रल एंगल 120 पे पहुंच जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? इक्लिप्स। बोलो, ये बॉन्ड डिक्लाइन में आ जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा। फिर से 120 से 121 कर दें तो स्क्यू, फिर अगले 60 डिग्री 120 पर 180 पे ला दें तो, मतलब इस इथेन के कितना भी हम घुमा डालें, जो पहला कंफर्मेशन होगा उसका नाम, एक कंफर्मेशन का नाम इक्लिप्स, बाकी इनफाइनाइट, और एक क्या होगा? स्टैगर। ये 3 कंफर्मेशन बनेंगे। अब सुनो, बातें नहीं, इसमें मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा होगा? स्टैगर। स्टैगर में बॉन्ड दूर होंगे, बोलो। और मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मेशन कौन होगा? इक्लिप्स। हाईली एनर्जी वाला कंफर्मेशन कौन बनेगा? लो एनर्जी वाला कंपाउंड कौन? पता? बस हो गया कहानी, पढ़ लिया आपने कंफर्मेशन। कुछ भी पूछे उसका जवाब दे सकते हैं। अब इसी को फोटो बना के देखिए। अब इसका आप सॉहॉर्स भी बना सकते हैं, लेकिन सॉहॉर्स में वो ग्रुप डायरेक्शन एंगल साफ समझ में नहीं आता, तो आप इसका न्यूमैन बना सकते हैं। और कभी क्वेश्चन सॉहॉर्स बना के पूछे तो सॉहॉर्स को न्यूमैन बना के चेक कर लें आप।
बता सकते हैं ना? तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले। अच्छा, आपको बता दूं कि इसमें से किसको हम काउंट नहीं कर सकते, किस कंफर्मेशन को? तो इस क्यू को छोड़ दें। तो कोई आपसे पूछे मेन केसेस कितने हैं, तो इस क्यू को छोड़ के आप जो केसेस होंगे वो क्या होंगे? मेन केसेस होंगे। इस क्यू को छोड़ के जितने केसेस होंगे सब क्या होंगे बताओ? मेन केसेस होंगे। पकड़ो बेटा, थैंक यू। अब हम आपसे क्वेश्चन करें पहला, टोटल कंफर्मेशन। जवाब क्या देंगे बताओ? आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अच्छा मेन केसेस, मेन केसेस दो मेन केसेस हैं, उनके नाम क्या क्या? एक का नाम इक्लिप्स, दूसरे का नाम स्टैगर। अच्छा, इसमें इंटरनल एनर्जी ऑर्डर की बात करो, बोलो। या मैं अगर आपसे बात करूं, चलो इसको बना के देखते हैं। अब इसको हम न्यूमेन से भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो बताओ? सहज बुक में आप अपने नोटबुक में जैसे चाहे वैसे बनाए। मैं इसका न्यूमेन बनाता हूं क्योंकि न्यूमेन बनाने में इजी होगा। तो हमने क्या किया, एक फ्रंट एटम बना लिया, ये फ्रंट एटम और ये बैक एटम बना लिया। फ्रंट एटम पर हमने एक कार्बन, यहां पर 3 हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है। फिर हमने बैक एटम बना लिया, बैक एटम पर भी हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन रख दिया। अब एक कार्बन को रोक के दूसरे कार्बन को घुमाएं, तो एक डिग्री वाले को हम नहीं बनाएंगे, कितना बनाएंगे हम? तो हम डायरेक्ट किसको बनाते हैं बताओ? 60 डिग्री। तो इसको हमेशा कितनी डिग्री घुमाएंगे आप? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमने घुमाया, तो जो पीछे वाला कार्बन था, ये पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाते हैं, ये आइसोमर बन गया। इसे याद करने की जरूरत ही नहीं, एक बार पढ़ लिया खत्म कहानी, जीवन भर याद रहेगा। ये सब रिवाइज नहीं किया जाता, मतलब एक आध बार तो करना ही पड़ेगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए, नहीं तो फिर आप लगेगा कि कुछ भूल गया है क्या। एक्चुअली भूलता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन गलत करके आते कई सारे। अब आपको अगर अपनी ताकत का पता हो जाना तो आप आराम से 720 नंबर पा सकते हैं। आप हनुमान जी हैं, आपको अपनी ताकत पता ही नहीं। हनुमान जी को जामुन को बताना पड़ा 3 दिन तक, सुग्रीव जामुन समझाए, हे हनुमान कूदोगे तो लंका पहुंच जाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम समंदर ढांक सकते हो। बोले बिल्कुल समझ रखा, क्या गिर जाएंगे समंदर में, डूब जाएंगे, मानना चाहते हो क्या? फिर उन्होंने याद है कि हाँ नहीं मेरे अंदर ऐसी ताकत है। तो वैसे हनुमान जी हैं आप, अगर आप चाह जाना तो आप पता नहीं, हो सकता है कि टॉप 10 की कई सारी रैंक इसी क्लास से आ जाए। भाई अगर हमारे लिए तो 2 भी 3 भी रैंक आ जाए तो भी बहुत बढ़िया। क्या देखो, मैं तो अपना मोबाइल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, रैंक आपको देना पड़ेगा। क्या चीज? नया मोबाइल चाहिए? अच्छा, फर्स्ट रैंक पाने वाले बच्चे को भी तैयारी करते वक्त पता नहीं होता कि वो फर्स्ट रैंक पा रहा, वो सिर्फ अच्छे रैंक के लिए कोशिश करता रहता। आखिरी दिन ही पता चलता है उसका। अच्छा, आखिरी दिन भी नहीं पता चल पाता क्योंकि 720 में 2-2 3-3 बच्चे आते हैं, तो किसकी फर्स्ट रैंक आएगी ये भी नहीं पता होता। तो आखिरी दिन भी नहीं पता होता जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो याद रखो, भाग्य कब आपका साथ दे दे कोई भरोसा नहीं, लेकिन भाग्य तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हो। भगवान भाग्य, मतलब भाग्य के लिए कंडीशन नहीं किया, तेरा भाग्य अच्छा है, बट जब तुम्हें कर्म अच्छा करोगे तभी भाग्य अच्छा, बाकी घर बैठे नहीं मिलने वाला। और कर सकते हो यार, वो दिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा जिस दिन आप जो है टॉप 10 में अच्छी रैंक ला रहे हो। तो अगर पहली रैंक ला दे तो क्या बात है। तो बिना डांस के मैं डांस, बिना आते हुए डांस करना स्टार्ट कर दूंगा मैं ना। क्या चीज? जी कंपास ले लेना, पहली रैंक ला दो। अगला रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं खरीद लूंगा, मैं तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे बात इधर बातें करने में गड़बड़ हो गया मामला है ना। तो कंफर्मेशन कितने इसके बताओ? इनफाइनाइट। मेन केसेस कौन से हैं? 2। इसका नाम क्या है? इक्लिप्स। इसका नाम क्या है? स्टैगर। हो गया, दोनों नाम हो गया। अब अगर मैं इसके टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करूं, टॉर्शनल स्ट्रेन तो आप बता देंगे मेरे ख्याल से, ये तो बहुत आसान है, बोलो। तो इंटरनल एनर्जी ऑर्डर बताओ जल्दी से बेटा। टेंशन, टेंशन सबसे अधिक कहां होगा? इक्लिप्स में ज्यादा और स्टैगर में कम। स्टेबिलिटी की बात करूं तो लाइफ किसकी ज्यादा होगी? स्टैगर की ज्यादा और इक्लिप्स की बोलो कम। अच्छा नेक्स्ट, इसमें अगर टॉर्शनल स्ट्रेन ऑर्डर पूछो तो टॉर्शनल स्ट्रेन ऑर्डर में बात करूं तो इक्लिप्स का ज्यादा, स्टैगर का कम। वंडर वाल स्ट्रेन बात करूं तो वंडर वाल स्ट्रेन की बात करूं तो इक्लिप्स की ज्यादा, स्टैगर की कम। हो गया, ये सारे स्ट्रेन बता दिया, इनके नाम। हाँ, हाइड्रोजन नहीं, रिपल्शन तो छोटे ग्रुप भी होता है, बड़ी ग्रुप में भी होता है। बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्शन ज्यादा होता है, छोटे ग्रुप के रिपल्शन कम। तो यहाँ पर वही छोटे ग्रुप करीब है, यहाँ वो छोटे ग्रुप दूर है। तो करीब होंगे तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, नजदीक होंगे तो रिपल्शन कम होगा। आया समझ में? अच्छा, अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? वैसे आपने जवाब मुझे दे दिया है, ओके। आपसे कोई कहे इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओ, और इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का मतलब होता है कि आप एक कार्बन को पकड़ के पूरे 360 डिग्री घुमाओ और जितने सारे कंफर्मेशन बन रहे हैं ना सबकी एनर्जी बता दो। तो कुछ बच्चे वेव फॉर्म में ऑलरेडी बता दिया है ना, तो वो नागिन वाला तरीका है ना, तो आप बना लेंगे। तो क्या करना है आपको? 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, 60 डिग्री इंटरवल पे आप रुकते हैं। तो 0 डिग्री से आप शुरू करेंगे, फिर 60 डिग्री पे आप जाते हैं, फिर वापस 120 डिग्री पे स्टॉप लेते हैं, फिर 180 डिग्री पर वापस 240 पे रुकेंगे, फिर 300 और फिर 360 डिग्री पर वापस आपका आप आ जाएंगे रिटर्न। एक बना दे रहा हूं, बाकी आप बनाएगा, ठीक है? बाकी मैं नहीं बनाऊंगा, ओके। अब अच्छा, इसमें एनर्जी के कितने पॉइंट मिलेंगे? एक एक्सट्रीमली हाई पॉइंट मिलेगा, बोलो। एनर्जी के 2 पॉइंट मिलेंगे, एक बहुत हाई वाला मिलेगा और एक बहुत लो। इसकी एनर्जी बहुत क्या होगी? हाई। इसकी एनर्जी बहुत लो। इसके बीच में जो इसकी होंगे, इन्हीं के बीच में होंगे। तो आपको एनर्जी के 2 पॉइंट है, एक एक्सट्रीमली ऊपर है, एक एक्सट्रीमली क्या है? नीचे है। तो जो ऊपर वाला है एक यहाँ पर पॉइंट हो गया, और जो नीचे वाला ये पॉइंट हो गया। इंटरनल एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर या पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है। शुरुआत आप इक्लिप्स से करेंगे, 60 डिग्री पर कौन मिलेगा? बोलो, स्टैगर। फिर 60 डिग्री पर इक्लिप्स, फिर 60 डिग्री पर स्टैगर, फिर 60 डिग्री पर इक्लिप्स, फिर स्टैगर, फिर इक्लिप्स, इनको मिलाएंगे। ये जो पोटेंशियल डायग्राम है, ये सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन आप लिखेंगे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर कंफर्मेशन पहला, यहाँ पर कंफर्मेशन P है, यहाँ कंफर्मेशन Q है, यहाँ कंफर्मेशन R है, यहाँ कंफर्मेशन S है, तो बताओ P Q R S का नाम क्या होगा? तो P इक्लिप्स होगा, R स्टैगर होगा, Q S इसके होंगे, पक्का? इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इंटरनेट तो आप बता सकते हैं। हाई एनर्जी वाला P होगा, उसके बाद Q और उसके बाद R। अच्छा, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि इथेन के केस में जो इक्लिप्स और इसके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, ये 3 किलो कैलोरी का होता है। कितने किलो कैलोरी होता है? 3। तो 3 किलो कैलोरी का गैप होता है और रूम टेंपरेचर पे 10-15 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल होती है। तो ये आराम से इक्लिप्स स्टैगर में बदलता रहता है। लेकिन ये अपना जीवन ज्यादातर किस रूप में बिताता है? जैसे आप बेड पे लेटते हैं तो एक साइड सोने पे दर्द होता है, एक साइड सोने पे दर्द नहीं होता, तो ज्यादातर समय आप किस रूप में बिताएंगे बताओ? जिधर दर्द कम होगा। तो इथेन को इस रूप में दर्द क्या होता है? तो इथेन अपना ज्यादातर जीवन इसी रूप में बिताता है। तो जब भी फ्यूचर में कभी इथेन के रिएक्शन के बारे में सोचेंगे तो इसी को ध्यान में देते हुए सोचेंगे, क्योंकि इथेन इसी रूप में होगा, इथेन इसी रूप में होगा। तो जाते जाते कुछ क्वेश्चन एक बार पूछ लेता हूं। पहला, टोटल कंफर्मेशन, मेन केसेस, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जेटिक, हाईएस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, लोवेस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, ओके। अच्छा, एक और, अच्छा, नंबर ऑफ कंफर्मेशन लेस स्टेबल देन स्टैगर, नंबर ऑफ कंफर्मेशन लेस स्टेबल देन स्टैगर,
इनफाइनाइट, सारे स्क्यू लेस स्टेबल होंगे और प्लस इक्लिप्स। नंबर ऑफ कंफर्मेशन मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, नंबर ऑफ कंफर्मेशन मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, इनफाइनाइट, सभी इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं, सारे स्क्यू होंगे और प्लस क्या होंगे, स्टैगर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जवाब देंगे। होमवर्क लिखो, आपको बनाना है कि ये सारे कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन बनाना है, किसका बनाना है, प्रोपेन का, प्रोपेन का, उसके बाद ब्यूटेन का और इथाइलिन ग्लाइकॉल, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का, बस इतना ही। एक बार इनकी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। ये